हेलो जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। तो आप लोगों के डिमांड पर हम क्लास 9th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि 21 जुलाई से जैसा हमने बताया था कि हमारे ग्रुप में आपका घटना चक्र और एनसीईआरटी साइंस का स्पेशल सीरीज शुरू हुआ है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इसको पढ़ने में हमें असुविधा होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो इसको समझना कैसे है। तो हमने कहा कि एक छोटा सा वीडियो शॉर्ट टर्म में समझाने के लिए कोशिश करूंगा लाने का, जिससे आपको आसानी से टॉपिक समझ में आए, फिर आप जाकर इसको किताब में पढ़ लीजिएगा। तो आप लोगों का यदि सपोर्ट रहा, आप लोग इसे सपोर्ट किए तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, अन्यथा मैं जिस तरह से आपको पीवाईक्यू का डिस्कशन प्लस हॉट टॉपिक देता हूँ सिर्फ वही दूंगा। आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा, ताकि हमें लगेगा कि हम जो चीज़ बताएं वो आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ है या नहीं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए इसको सपोर्ट करने का, इस फैमिली को बड़ा करने का, ताकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो साइंस से रिलेटेड ला सकूं और आपको एग्जाम में इजीली कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। इसका आपका 2 वीडियो आएगा, क्योंकि 2 पार्ट में इसका टेस्ट होगा। ठीक है, तो एक पार्ट हम आज करेंगे, एक पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो बैग में क्या होता है? बुक्स, किताब होती है। बैग में किताब होता है, पेन होता है, पेंसिल होता है। ठीक है, आप जब घर में होते हैं तो आपके घर में बाल्टी है, चौकी है, पलंग है ना, ग्लास है, प्लेट है। ये सभी क्या है? ये सभी वस्तुएं जो है किससे बनी है? पदार्थ से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? पदार्थ से। तो जितना भी आपका विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना है उसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा? पदार्थ नाम दिया। ठीक है, जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे और पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण भी क्या है? एक पदार्थ है। तो आपको इस चीज को समझना है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, पदार्थ हम लोग उसे कहते हैं जिनमें या तो द्रव्यमान हो, क्या हो? द्रव्यमान हो, या जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो। अथवा आप ये भी बोल सकते हैं कि जिसके अस्तित्व का अनुभव हमारा ज्ञानेंद्रिय द्वारा किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा है, ये लाइन आगे समझ लीजिएगा। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? पंच तत्व कहा गया है। ये पंच तत्व क्या क्या है आपका? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। तो उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो तो सजीव हो या फिर वो निर्जीव हो। आई बात समझ में? तो आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। किस प्रकार से? 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो एक चीज यहाँ पर आप समझ जाइएगा कि पदार्थ से जो चीजें बनी है उन्हें हम लोग वस्तु कहते हैं। जैसे आप क्या बोलेंगे कि लकड़ी एक पदार्थ है। लकड़ी क्या है? लकड़ी को आप क्या बोलिएगा? ये एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। और इसी पदार्थ से हम लोग लकड़ी से ही कुर्सी, बेंच, टेबल बनाते हैं। तो ये सभी क्या हो गया? वस्तु हो गया। लेकिन लकड़ी क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ से बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं। एक लाइन याद रखिएगा। आई बात समझ में? तो पदार्थों में क्या बोला है, देखिए। हाँ, ये टॉपिक देखेंगे। तो पदार्थों में क्या कहा है, एक लाइन सुन लीजिएगा कि पदार्थों में मूल रूप से 2 तरह के गुण पाए जाते हैं। एक होता है एक्सटर्नल गुण, एक होता है इंटरनल गुण। तो इसी के आधार पर हम लोग आगे देखेंगे पदार्थों का भौतिक स्वरूप। पदार्थों का भौतिक स्वरूप में पहला आपका है पदार्थ कणों से मिलकर बना है। ये इसका मेन पॉइंट है। कैसे पदार्थ कणों से मिलकर बना है? तो आप एक चीज गौर कीजिएगा कि पदार्थ में क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको बोले कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बना। मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है, तो वो किससे बना है? एक छोटा छोटा जो रेत का कण है
उससे मिलकर ये पदार्थ बना है। तो ये इतना छोटा होता है ये कण कि आप इसको नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देख नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए वर्षा का बूंद है, ये एक प्रकार का क्या है, वर्षा का ये बूंद है। तो वर्षा का बूंद कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आप देख तो लेते हैं, लेकिन इसमें कण जल के कितने हैं, 10⁻22 लगभग कण ये एक बूंद में जल के कण उपस्थित रहते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा सभी पदार्थ परमाणु और अणु के बने होते हैं। कैसे, इसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए इसमें हम लोग आगे कैसे डिस्कस करते हैं। इसमें आपको कहा गया है, एक एक्टिविटी बताया गया। इस एक्टिविटी में आपको क्या समझाया, थोड़ा सा इसको हम रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि एक्टिविटी से आपको समझना आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये बीकर है, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये आपका एक बीकर है। तो एक बीकर में पानी ले लिया आधा, और मान लीजिए यहाँ पानी लेकर यहाँ मार्क लगा दिया, ठीक है। अब इस बीकर में नमक या फिर चीनी आप डाल दीजिए, नमक या चीनी देखिए जो डाल रहा है। डालने के बाद इसको खूब अच्छे से एक कांच की रड से इसको मिला दिया। तो मिलाने के बाद क्या देखा कि पानी का जो लेवल था जितना था उतना ही रह गया। तो जो हम चीनी या नमक मिलाए वो गया कहाँ, तो वो इस जल के अंदर क्या हो गया, घुल गया। तो जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थान में घुस जाते हैं। मतलब जल के जो ड्रॉप पानी है उसमें क्या है, रिक्त स्थान है, यहीं पर आपका नमक या चीनी जो भी घोले वो इसमें समाहित हो गया। तो यही ये चीज बता रहा है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। आई बात समझ में, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बना है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या किया है कि 5 बीकर लिया है, दिख रहा है 1 2 3 4 5। ये एक्टिविटी से आप इजीली समझ जाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो ये 5 बीकर लिया है, पहला बीकर में 100 मिलीलीटर आपको पानी दिख गया, और बाकी चार जो है इसमें 100 मिलीलीटर दिख रहा है ना। तो 100 नहीं बोलकर हम बोलेंगे सब में से 90 मिलीलीटर पानी लेता है। तो पहला में 100 मिलीलीटर पानी रहता है। इसमें क्या किया कि पोटेशियम परमैंगनेट जो KMnO4 बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। तो इसमें क्या किया, जो प्रथम बीकर में 100 मिलीलीटर पानी है इसमें पोटेशियम परमैंगनेट जिसे लाल पोटास भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है लाल पोटास आया है तो हम यूज कर दे रहे हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाल पोटास। तो ये लाल पोटास को क्या किया, इसका 1 2 3 दाना को लेकर इसमें घोला। तो जैसे ही घोला तो देखिए ये गहरा बैगनी दिख रहा है। अब इसी घोल से 10 मिलीलीटर निकालकर इसमें डाला, नॉर्मल जो 100 लीटर का पानी था। तो इसमें इससे देखिएगा आपको लाइट बैगनी दिख रहा है। फिर इससे निकालकर इसमें डाला, इसमें उससे लाइट दिख रहा है, और इसमें सबसे लाइट आपको दिख रहा होगा पानी। तो ये क्या किया, इसी से ये अनुमान लगाया कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि जब इनके घोल का रंग धीरे धीरे हल्का होते गया तो आपको मालूम पड़ते चला गया कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो एक क्रिस्टल था वो बहुत ही सूक्ष्म कणों से बना था ना। तो ये देखिए इस चम्मच से आपको पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहा है, एक छोटा सा इतना सा कण। तो पोटेशियम परमैंगनेट लिया, आप इसकी जगह आप डेटॉल का भी लेकर आप यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा कि धीरे 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 उसका कलर बिल्कुल लाइट हो जाएगा। तो इससे ये अनुमान लगाया कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। आई बात समझ में। अब यहां से देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा, हम आपको ऊपर से क्लियर करवा दिए। देखिए यहाँ एक लाइन लिखा है, पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके जगह बोला है कि आप डेटॉल भी लेकर उपयोग कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो याद रखिएगा पदार्थ के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, पदार्थ के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। आगे देखिए, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षिक गुण। अभिलाक्षिक गुण कहने का मतलब जानते क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो इसमें आपका पहला आता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। अभी हमने आपको एक बीकर में दिखाया था ना, कहाँ दिखाए थे, नमक और या चीनी। मान लीजिए एक बीकर लिए थे, इसमें पानी है और इसमें क्या डाल दिए, नमक या चीनी। तो नमक और चीनी डालने से क्या हुआ कि जो नमक या चीनी जब पूरी तरह से घुल गया तो इसके पानी के जो कण थे उनके बीच में ये समाहित हो गया। तो मतलब उसके स्थान में गैप है तब तो यही चीज बोला कि पदार्थ के कणों के बीच में स्थान क्या होता है, रिक्त होता है। आई बात समझ में। तो पहला क्लियर हो गया, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब किसमें सबसे ज्यादा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा किसमें सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होता है, तो गैस में सबसे ज्यादा याद रखिएगा
फिर द्रव में, फिर ठोस में। ठीक है, गैस, द्रव, ठोस। सबसे कम रिक्त स्थान सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होता है गैस में। आई बात समझ में? तो 1 पॉइंट ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको समझ लेंगे थोड़ा अच्छे से। कैसे? तो आप लोग पढ़े होंगे कि पदार्थ के जो कण है, ये पदार्थ है, इस ये जो है बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। तो कणों के बीच में इसके रिक्त स्थान होंगे। तो रिक्त स्थान होंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये निरंतर गतिशील में कैसे रहेंगे? तो आप अपने घर के कोना में एक अगरबत्ती जला दिए। ठीक है, एक कोना में एक अगरबत्ती जला दिए और इस अगरबत्ती का सुगंध पूरा रूम में फैल गया। इस अगरबत्ती का सुगंध क्या हुआ? पूरे रूम में फैल गया। या फिर आप एक जगह परफ्यूम का बॉटल लेकर क्या किए? परफ्यूम मारे, तो क्या हुआ? आप इतना ही दूर नहीं, ये पूरे कमरे को सुगंधित कर देता है। या फिर आप देखेंगे कि एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें गंध की उपस्थिति के लिए हम लोग एथिल मार्कप्टेन मिलाते हैं। तो जैसे ही इसमें रिसाव होता है तो ये चारों तरफ फैल जाता है गैस इसका, और हमको इसका सुगंध पता चल जाता है। तो ये चीज को बताता है कि पदार्थ के कण गतिशील है, तब तो उसके सुगंध हमारे तक पहुंच रहा है। आ रहा बात समझ में? जैसे इत्र का शीशी जब हम खोलते हैं तो द्रव जो है इत्र उसमें शीघ्रता से फैल जाता है, कमरा में तेजी से फैल जाता है। क्यों? क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यही आपको एक्टिविटी में नीचे समझाया होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब इसी में कुछ कुछ टॉपिक आ जाता है आपका विसरण। जब आप पढ़िएगा तो इसमें एक छोटा सा आ जाता है पॉइंट विसरण, कि विसरण क्या होता है। तो जब एक चीज याद रखिएगा, एक गैस को दूसरी गैस के साथ जब मिक्स करते हैं, मान लीजिए एक गैस है और दूसरी गैस के साथ जब मिक्स करते हैं, या फिर दो अलग अलग पदार्थ के कण को एक दूसरे के साथ घोल देते हैं या मिला देते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। जैसे स्याही का कण पानी के कण के साथ शीघ्र घुल जाता है। जैसे मान लीजिए एक में आप क्या लिए? पानी है, एक में भी पानी है, एक में आप स्याही का बूंद घोल रहे हैं, एक में आप शहद घोल रहे हैं। तो शहद नीचे जाकर बैठ जाता है और स्याही जो है पूरे पानी में घुल जाता है। कारण क्या है? कि स्याही जो है वो स्याही की अपेक्षा जो है शहद पानी में घुलने में ज्यादा समय लगता है। कि देखिए नीचे जाकर बैठ गया यहाँ पर। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि स्याही का जो तनु का घोल है वो शहद के सांद्र घोल की अपेक्षा जल्दी घुलता है, शहद देर से घुलता है। इसका मतलब कह रहा है कि जो तनु घोल है वो विसरण की गति पर निर्भर करता है। इसमें विसरण की गति तेज है, इसमें विसरण की गति धीमी है, इसीलिए जल्दी घुल गया, इसमें देर से घुला शहद में। तो एक चीज याद रखिएगा कि ठोस में विसरण बहुत मंद होता है। तो सबसे कम होता है ठोस में, उसके बाद होता है द्रव में, और सबसे ज्यादा विसरण होता है किसमें पूछेगा तो गैस में। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। सबसे ज्यादा विसरण किसमें होता है? गैस में। सबसे कम किसमें विसरण होता है? तो ठोस में। इतना पॉइंट याद रहेगा। अब देखिए इसमें आगे आपको एक्टिविटी दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में बोलिएगा या फिर हम टेलीग्राम पे आपको क्लियर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्या? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति बढ़ जाती है। मतलब तापमान जैसे बढ़ाएंगे कण का गति बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एक बीकर में पानी ले लिए, अब इसमें क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाए तो ये पानी खौलने लगता है। तो इसके अंदर जो मौजूद कण है वो क्या होते हैं? गति करने लगते हैं। तो तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहीं पर देखिए क्या बोला, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलाना ही विसरण कहलाता है। बोला है ना? तो हमें पता चलता है गर्म करने पर विसरण तेज हो जाती है। विसरण को इंग्लिश में देखिए डिफ्यूजन कहते हैं। तो गर्म करने पर विसरण तेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? गर्म करने से विसरण क्यों तेज होता है? तो एक चीज समझ जाइएगा। देखिए इस एक्टिविटी में हम आपको बता देते हैं, नहीं दिया है, अच्छा चलिए हम एक आपको समझा देते हैं गर्म करने से क्यों होता है। देखिए एक आप बीकर ले लिए, बीकर में गर्म पानी और एक बीकर में यहाँ ठंडा पानी, यहाँ पर गर्म पानी। अब दोनों बीकर में एक एक कॉपर सल्फेट ले लीजिए या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दीजिए। कुछ देर के बाद देखिएगा क्या होगा कि जो क्रिस्टल है वो पहला बीकर में जो गर्म वाला था उसमें धीरे धीरे आपका नीचे बैठ जाएगा। कुछ देर अगर छोड़ दीजिएगा तो क्रिस्टल जो है पहले वाले बीकर की तली में बैठ जाता है और धीरे धीरे वो अपना रंग फैलाना शुरू कर देता है।
तो जो गर्म पानी है उसमें ज्यादा जल्दी से फैलेगा ठंड पानी की अपेक्षा, ठंड पानी में थोड़ा सा कम फैलेगा। तो उष्मा के कारण क्या होता है, पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो तेजी से विचलन करता है और घुल जाता है। तो इससे आपको ये चीज मालूम हो गया होगा कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं। ये लाइन एकदम याद रखिएगा। जैसे ही हम लोग घर में क्या कहीं खाना बनाए, तो खाना बनाते हैं तो इसका गंध जो है दूर तक जाता है, बोलते हैं ना गर्म जो खाना है उसका गंध दूर तक चलता है, और ठंडा खाना का दूर तक नहीं जाता है। ये विसरण के कारण होता है, क्योंकि गर्म करने से विसरण की दर बढ़ती है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, गर्म करने से विसरण का दर क्या होता है, गर्म करने से विसरण की दर बढ़ती है। याद रहेगा ये पॉइंट। तो इसके बाद अब आप देखिए अगला पॉइंट है आपके पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण आप लोगों को मालूम होगा एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं। आप खुद देखिए कि मान लीजिए आप एक ले लिए ये लोहा का टुकड़ा, और एक ले लिए एक चौक का टुकड़ा, इस पे हथौड़ा से मारे, इस पे भी हथौड़ा से मारे, तो इसको टूटने में ज्यादा समय लगा, इसको टूटने में कम समय लगा, ये आसानी से टूट गया। क्यों? क्योंकि इसके जो कण है ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा आकर्षित करके बॉन्डिंग बनाकर रखे हुए हैं, इसकी अपेक्षा इसमें हल्के रूप से कण एक दूसरे को आकर्षित किए हुए हैं। आई बात समझ में? तो यहां पर ये चीज कह रहा है कि जब हम लोहे का कील और एक चौक का टुकड़ा लेते हैं और इसको हथौड़ा से मारते हैं तो ये जल्दी टूट जाता है, ये लेट से टूटेगा, या फिर बहुत कम अधिक बल लगेगा आपको तोड़ने में। तो अधिक बल क्यों लगा? क्योंकि इसमें आकर्षण बल बहुत अधिक था, इसमें आकर्षण बल कमजोर था, इसलिए जल्दी टूट गया और इसको तोड़ने में समय लग गया। तो पदार्थ के कणों के बीच एक दूसरे को आकर्षित करने का भी गुण रहता है, ये चीज याद रहेगा। तो अब आपसे क्वेश्चन बनेगा किसमें ज्यादा होता है, तो ठोस पदार्थ में आकर्षण बल अधिक होता है, इससे अब कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। गैस को तोड़ना बहुत आसान है, द्रव को तोड़ना भी आसान है, लेकिन ठोस को जल्दी तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि ठोस में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। तो ये याद रहेगा कि आपको सजाने देगा निम्नलिखित में से किसका आकर्षण बल ज्यादा है, या पदार्थ को एक दूसरे को सबसे ज्यादा आकर्षित कौन करता है, तो ठोस। सबसे कम कौन करता है, तो गैस। क्लियर है? देखिए पढ़ना आपको होगा एनसीईआरटी, हम भरवली आपको ऊपर से समझा दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो एनसीईआरटी, क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग करते हैं ना एनसीईआरटी को, तो पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये एक्टिविटी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों के साथ रहता है। इस आकर्षण बल को प्रत्येक पदार्थ को अलग अलग होता है। जैसे सॉलिड में देखिए सबसे ज्यादा है, लिक्विड में उसकी अपेक्षा कम है, गैस में सबसे कम होता है। तो सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है, आपको गैस में। अब यहां से इस प्रश्न को जरूर अपने से सॉल्व कीजिएगा। पदार्थ के कण का विशेषता, आपको पदार्थ के कण का विशेषता एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के कण की विशेषता नहीं है। पहला हम लोग क्या देखें, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा, चौथा जो भी दे देगा वो आपका उस विशेषता नहीं होगा। बाकी दो नंबर आप लोग करके बताइएगा, अगर डाउट होगा तो हम आपको करवा देंगे, क्योंकि 3 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, पदार्थ का कौन सा गुण होता है, तो स्विमिंग पूल में पानी रहता है, आप लोगों को मालूम है। तो वहां पर पानी, द्रव में क्या है, द्रव को हटाना आसान है, तो उसका आकर्षण बल कमजोर होता है। तो गोताखोर क्या करता है, पानी को आसानी से काट देता है। तो गोताखोर द्वारा स्विमिंग पूल में पानी को काटना यह सिद्ध करता है कि पानी के कण के बीच में आकर्षण बल बहुत कम था, नगण्य था, जिस कारण से वो पानी को गोताखोर आसानी से काट कर तैर लेता है। तो ये सारा पॉइंट आप याद रखिएगा। गर्म खाना का गंध बता चुके हैं आपको। इनमें से कौन पदार्थ है आप लोग छाट लीजिएगा, और कौन वस्तु है खुद से बना लीजिएगा। थर्ड देखते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होगा कि पदार्थ की ऐसे जनरली 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस। जब हम लोग ठोस को गर्म करते हैं तो वो क्या बनता है, द्रव बनता है। द्रव को गर्म करते हैं तो गैस बनता है। इसी गैस को ठंड करते हैं तो द्रव बनता है, और द्रव को ठंडा करते हैं तो सॉलिड, ठोस बनता है। ठीक है, ये जनरली याद रखिएगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सबके बारे में। तो याद रखिएगा, जो वस्तु अपना स्थान घेरती है उसे वस्तु का आकार कहते हैं। जो वस्तु अगर जितना स्थान घेरेगी उस वस्तु को क्या कहेंगे,
आकार कहेंगे। तो एक चीज और लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि गैस में ना गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है, ठोस में गतिज ऊर्जा कम होती है, बहुत कम। ये दो एक छोटा सा पॉइंट है, बता दिए, याद रखिएगा। पूछता है क्वेश्चन किसमें आपका गतिज ऊर्जा ज्यादा होता है, किसमें गतिज ऊर्जा कम होती है। तो गैस में गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा और ठोस में गतिज ऊर्जा सबसे कम होता है। ठीक है। तो पदार्थ की अपनी 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये विभिन्न अवस्था होती है। ठीक है। तो ठोस के जो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड के कण जो होते हैं बहुत अधिक बल से जुड़े होते हैं। हमने अभी देखा, जिसको तोड़ना दबाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सॉलिडिटी होता है, दृढ़ता होता है, जिस कारण से इसका आकार जिस कारण से इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे चीनी, नमक, बालू, लोहा, लकड़ी, ये सभी क्या है, आपका सॉलिड है। तो इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। पूछता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कि ठोस का इनमें से कौन सा गुण नहीं है। तो ठोस का गुण आप याद रखिएगा, कुछ 2-3 पॉइंट बता देते हैं, बाकी बुक को रीड कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है आपका कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसे अधिक दबाया नहीं जा सकता, इसे अधिक दबाया नहीं जा सकता। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इसका घनत्व जो है, घनत्व उच्च होता है। गतिज ऊर्जा कम होती है, गतिज ऊर्जा कम होती है। चौथा, ठोस जो है बहता नहीं है, बहने का गुण नहीं है इसमें। ठीक है। पांचवा, ये बर्तन में पूर्णता नहीं भरते हैं, ये बर्तन में पूर्णता नहीं भरते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो आकार है उसी हिसाब से ये वस्तु को भरेगा। तो ये सारा फैक्ट याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में आपका पूछता है। ठीक है। ठोस के बाद हम चलते हैं आपका द्रव में। द्रव के बारे में भी आप लोगों को मालूम होगा कि द्रव किसे कहते हैं। तो द्रव जो है, जैसे मान लीजिए पानी हो गया, ठीक है, आपका तेल हो गया, ये सब क्या है, पेय पदार्थ है। तो पानी का जो है आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका द्रव का एक पॉइंट आ गया क्या, कि वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित होता, आकार कुछ नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता, आयतन निश्चित होता है, इसे हम लोग द्रव कहते हैं। क्लियर है। आयतन और आकार दोनों निश्चित होगा तो ठोस, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, मतलब वो आपको क्या कहलाएगा, द्रव कहलाएगा। तो द्रव का गुणधर्म आप कुछ याद रखिएगा। पहला, आकार आपका अनिश्चित और आयतन निश्चित। दूसरा, इसे अधिक दबाया, द्रव को भी अधिक दबा नहीं सकते। ठीक है। घनत्व जो है ठोस की अपेक्षा इसमें कम होता है, ये आसानी से बह सकता है, फ्लो हो सकता है ना। ये बर्तन में भी पूर्णता नहीं भरता है। मतलब मान लीजिए कि 1 लीटर जल है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी को मान लीजिए हम इस बीकर में डालें, इतना ही तक आया, पूरा तो नहीं भरा। तो इसलिए द्रव जो है ये अपने बर्तन में पूर्णता नहीं भरते हैं। आई बात समझ में। तो द्रव से इतना फैक्ट याद रखिएगा। तीसरा आ जाता है आपका गैस अवस्था। तीसरा क्या आ जाता है आपका, गैस अवस्था। गैस अवस्था किसे कहते हैं, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, छोटा सा पॉइंट है। ठीक है। गैस के बीच में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका इसमें पूरा गैस है, तो गैस के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। पहला पॉइंट, रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। तो जिसमें क्या होता है कि जब हम दाब बढ़ाते हैं, तो दाब बढ़ाने पर इसके स्थान, जो रिक्त स्थान, मान लीजिए अभी दूर रिक्त स्थान बहुत है, जैसे ही इसको हम इधर से और इधर से कंप्रेस किए, दबाएं, तो इसका रिक्त स्थान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब इसको दबाने से जो इसका अंदर का जो स्थान है वो कम हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं संपीड़िता। पूछता है क्वेश्चन, संपीड़िता। गैसों में संपीड़िता का गुण ज्यादा होता है, याद रखिएगा, गैस में संपीड़िता का गुण ज्यादा होता है। जैसे पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ठीक है, ये सभी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। सीएनजी, ये सभी क्या है, संपीड़ित गैस है। तो गैस में क्या होता है, गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में हम लोग संपीड़ित करके रखते हैं। इसलिए देखिएगा ना, जब हम लोग घर में सिलेंडर यूज करते हैं तो उसमें क्या गैस ही ना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है, गैस है। तो इसको भर के भेजा जा सकता है, मतलब कंप्रेस करके, संपीड़ित करके इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, और इसमें बहने का गुण बहुत ज्यादा है। तो इसका पॉइंट क्या याद रखिएगा गैस का, इसमें आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, मतलब अनिश्चित होता है। तो वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है वो गैस है। द्रव में क्या होता था, आप लोगों ने देखा
कि इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित था, आयतन निश्चित था। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस क्लियर हो गया। तो गैस का कुछ पॉइंट याद रख लेते हैं। पहला हमने बताया आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, ये आसानी से दबाया जा सकता है, इसमें संपीड़ितता का गुण होता है, इसका घनत्व बहुत निम्न होता है, ये आसानी से बहता है, और पांचवा ये बर्तन में पूरी तरह से भर देगा। अब मान लीजिए आप घर में एक बड़ा कमरा में छोटा जगह यहाँ पे धुआं कर दिए, तो इसका गैस पूरे कमरा में भर जाता है कि नहीं, पूरे कमरा को भर देगा। तो इसीलिए इसमें पूरे बर्तन को भरने का गुण होता है। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट आप याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में ठोस, द्रव, गैस से डिफरेंस पूछता है, इनमें से कौन ठोस का गुण है, कौन द्रव का गुण है, कौन गैस का गुण है। तो कोशिश की है आपको इसमें तीनों को क्लियर करने का। आप इसको जाकर एक बार जरूर पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा कि मेरा डाउट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन देखिए कंप्लीट कर लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन को जरूर बना लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप हमसे ग्रुप में पूछ सकते हैं या किसी भी एडमिन से आप पूछ सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है आपका, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एक बार सॉलिड, लिक्विड, गैस का डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको लास्ट में एक बार रिकॉल कर देते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस का डिफरेंस देखिए। पहला, सॉलिड में क्या होता है, आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों निश्चित। लिक्विड में आकार अनिश्चित लेकिन आयतन, आयतन निश्चित। गैस में क्या होता है कि कोई भी निश्चित नहीं होता, मतलब दोनों अनिश्चित, इसे दबाया नहीं जा सकता। सॉलिड को हम लोग दबा नहीं सकते, लिक्विड को हम लोग दबा नहीं सकते, हल्का दब सकता है लेकिन दबा नहीं सकते, लेकिन गैस को हम लोग दबा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और इसका घनत्व, सॉलिड का घनत्व उच्च होता है, द्रव का घनत्व सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, और गैस का घनत्व बहुत निम्न होता है, बहुत कम होता है। ये बर्तन को पूरी तरह से भरते नहीं है, ये भी नहीं भरते, लेकिन ये बर्तन को गैस पूरी तरह से भर देते हैं। इसमें बहने का गुण नहीं है, इसमें बहने का गुण है, इसमें भी बहने का गुण है। इसमें संपीड़ितता का गुण नहीं है, इसमें संपीड़ितता का गुण है, लेकिन गैसों में संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। तो इतना सारा आप याद रखिएगा तो आपको एग्जाम में पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि छोटा छोटा वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, यदि आपका सपोर्ट रहा तो। ठीक है, और वीडियो यदि आपको क्लियर हो गया, लेकिन एक कोशिश जरूर कीजिएगा, ये वीडियो आप 1.5 के स्पीड में देखकर एक बार एनसीईआरटी बुक को रीडिंग डालकर हमारे ग्रुप में एक बार रात में 9 बजे इसका टेस्ट होगा, टेस्ट जरूर दीजिएगा। इसके बाद आप डाउट बोलिएगा, रात में आपका 9 PM में उपस्थित रहेंगे, आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद बुक जरूर पढ़िएगा, पूरा एक एक लाइन को पढ़िएगा, उसकी एक्टिविटी को पढ़िएगा, जहां नहीं समझ में आएगा टैग कर दीजिएगा, रात में आपको क्लियर करवा देंगे वीसी में लेकर। ठीक है, तो पढ़िए, अगर आप टेस्ट दे देते हैं तो और भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।